केजरीवाल के पास आखिरी मौका। 3 जनवरी के बाद होगा बड़ा खेल। आम आदमी पार्टी की धड़कनें हुई तेज। 3 जनवरी के बाद क्या होगा ईडी का अगला कदम? तीन जनवरी ये वो तारीख है जब केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना है। जिस तरीके से अब 3 समन जारी हो चुके हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर जिस तरीके से केजरीवाल ने 2 समन को दरकिनार किया है, नजरअंदाज किया है, तो क्या अरविंद केजरीवाल जो है तीसरे समन में ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं? दिल्ली शराब घोटाले मामले में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पूरी फंसती हुई नजर आ रही है, इसी को नजरअंदाज करते हुए अभी तक अरविंद केजरीवाल जो है वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल की अगर गिरफ्तारी होती है तो इंडिया गठबंधन के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है। और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर भी पंजाब और दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कितना असमंजस का माहौल बन सकता है। और केजरीवाल के पास जो है ईडी का क्या ये आखिरी मौका है? क्या ईडी इसके बाद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी? ये तमाम सवाल है कहीं ना कहीं उठते हुए नजर आ रहे हैं और इस सवालों के जवाब देंगे आज हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 3 जनवरी को अब आखिरी मौका है केजरीवाल के पास, क्या लगता है कि पूछताछ में केजरीवाल शामिल होंगे या नहीं, और नहीं होंगे तो क्या गिरफ्तारी तय? जिस तरीके से ईडी ने लगातार 3 समन जो 2 महीने में जारी किए हैं, उसके आधार पर यही लग रहा है सिराज यहाँ से कि केजरीवाल जो है इतनी आसानी से ईडी के सवालों का सामना करने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से पिछले 2 नोटिस जो जारी किए गए थे ईडी की तरफ से, उसमें केजरीवाल ने पहले नोटिस का जवाब देते हुए कहा था कि वो चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त हैं और इसके बाद ही ईडी का सामना कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद ईडी 19 दिसंबर को दोबारा से नोटिस जारी करके 21 दिसंबर को बुलावा भेजती है। उसके जवाब में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं 10 दिनों के लिए विपश्यना शिविर पर जा रहा हूं और इसके लिए मैं पिछले 25 सालों से लगातार इनको ज्वाइन करता आ रहा हूं। इसके जवाब में यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को किस आधार पर ईडी बुलाना चाहती है। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर बुलाना चाहती है? क्या आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर बुलाना चाहती है? क्या जो दिल्ली के जो मुखिया के तौर पर वो काम कर रहे हैं उसके बारे में बुलाना चाहती है, या फिर मंत्रिमंडल के आधार के ऊपर बुलाना चाहती है? ये कई 4-5 ऐसे कारण दिए गए अरविंद केजरीवाल की तरफ से और उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ईडी किस आधार पर पूछताछ करना चाहती है। क्या मुझे गवाह बनाना चाहती है? तो मैं फिर क्यों जाऊँ ईडी के सवालों का सामना करने के लिए? तो ऐसे में ईडी ने आनन फानन में जिस तरीके से 23 दिसंबर को तीसरा नोटिस जारी कर दिया और अब 3 जनवरी को दोबारा बुलावा भेजा गया है। तो यहाँ से केजरीवाल जिस तरीके से उनका जो रवैया नजर आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ से ईडी का सामना करने को इतनी जल्दी तैयार नहीं है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग 31 दिसंबर को हुई, उसमें अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि जो काम करता है, जो लोगों की भलाई करता है, उसको सरकार काम नहीं करने देती है और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की सिंपैथी भी लेते नजर आए और अब अपनी तमाम कानूनी कार्रवाइयों को पूरा करने में अरविंद केजरीवाल लगे हुए हैं और उनकी तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि फिर से दिल्ली के लोगों के बीच में जाकर फिर से अपनी जगह बनाई जाए और एक तरीके से जो है ईडी को और बीजेपी को यहाँ पर जो है दुरुपयोग करने का उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है उसको सही साबित किया जाए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब लगातार अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से पहले समन के बाद से ही ये लगातार बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो ईडी ने समन भेजा है ये बीजेपी के कहने पर भेजा है और ये राजनीतिक रूप से एक लड़ाई है, ना कि कानूनी लड़ाई है। लेकिन अगला सवाल ये उठता है कि पंजाब में करीब 13 सीटें हैं लोकसभा की और दिल्ली की बात करें तो 7 सीटें हैं। ऐसे में 20 सीटों का जो फासला है एक कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। सवाल ये है कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सीट शेयरिंग को लेकर भी वाद विवाद हो सकता है इंडिया गठबंधन में, या फिर जो है वोटिंग में जो है फर्क देखने को मिलेगा? देखिए सिराज, इसमें जहाँ तक इंडिया गठबंधन जब से बना है और उसके बाद से लगातार मीटिंगें हो रही हैं, उस आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सीट शेयरिंग के जो मामले हैं उसके अंदर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 20 सीटों पर तो सैक्रिफाइस नहीं करेगी। हालांकि हो सकता है कि दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल को अधिक सीटें मिले, लेकिन पंजाब में कांग्रेस पार्टी की काफ़ी मजबूत स्थिति रही थी पिछले चुनाव में भी, वहाँ पर 11 सीटें जीतने का काम किया था। तो ऐसे में अब उन 11 जीती हुई सीटों को कैसे छोड़ सकते हैं? और ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल भी अड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने एक प्रचंड बहुमत की सरकार वहाँ पर बना रखी है। तो जो इंडिया
गठबंधन का जो एक मुद्दा है यहाँ पर सीट शेयरिंग का, ये काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और केजरीवाल की जिस तरीके से आपने बात की कि 20 सीटें हैं और 20 सीटें बहुत मायने रखती हैं देश की राजनीति में, विशेष तौर पर लोकसभा चुनाव में, जब एक एक सीट पर यहाँ पर लड़ाई होती नजर आती है और एक सीट इधर उधर होने से सरकार गिर जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जो रवैया है वो यही है कि हम आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। और जो सीट शेयरिंग का मामला है ये इसीलिए उठाया गया है क्योंकि आने वाले वक्त में यहाँ से अरविंद केजरीवाल को भी ये कहीं ना कहीं विश्वास है कि आगामी चुनाव तक मेरी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, और ऐसे में फिर वो इन मुद्दों के साथ खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं। लेकिन मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। एक तरफ हेमंत सोरेन को 7 नोटिस भेजा जा चुका है, उनकी गिरफ्तारी की अटकलें सामने आ रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, और तीसरी तरफ बात करें तो लालू यादव और तेजस्वी यादव, ये तीनों ही इंडिया गठबंधन के एक कह सकते हैं हिस्सेदार हैं, इंडिया गठबंधन के मेंबर हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इनकी गिरफ्तारी होती है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है, तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका है? और क्या इससे जो है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये भ्रम पैदा हो जाएगा, ये करप्ट लोग हैं और इनके वोटों में भी कमी देखने को मिलेगी? देखिए, जिस तरीके से आपने बात की हेमंत सोरेन की, उसके बाद नीतीश कुमार, लालू यादव की बात की, इसके बाद आप बात कर रहे हैं केजरीवाल की, तो यहाँ पर एक नाम मैं और जोड़ना चाहूँगा, प्रियंका गांधी, जिनका नाम पिछले दिनों भूमि घोटाले में आया। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो लगातार आरोप लगा रहा है कि विपक्ष को खत्म करने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, सरकारी एजेंसियों का गैर उपयोग किया जा रहा है। और ऐसे में अब ये कहीं ना कहीं सही भी साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्यों आखिरकार बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री इस तरीके के जो है जाल में फंसता नजर क्यों नहीं आ रहा है? जिस पिछले कुछ दिनों में कर्नाटक के एक बीजेपी के विधायक ने कहा कि कोरोना काल में 41,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ कर्नाटक में, और यदि मेरे को कुछ कहा गया तो मैं अपना मुंह खोल दूंगा। इसका मतलब तो यही है कि बीजेपी जो अपने अंदर वाले घोटाले हैं उनके ऊपर नजर नहीं लगा रही है, और आने वाले चुनाव को प्रभावित करने के लिए यहाँ पर विपक्ष की कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर आपने सवाल किया कि हेमंत सोरेन को 7 समन मिल चुके हैं, तो अरविंद केजरीवाल के दिमाग में भी कहीं ना कहीं यही है कि उनके पास आखिरकार है तो एक राज्य के मुख्यमंत्री, और इतनी पावर भी रखते हैं कि ईडी के सवालों का जवाब उन्हें किस आधार पर देना है। हालांकि हेमंत सोरेन पर डायरेक्ट उनके ऊपर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, घोटाले के, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के सहयोगियों पर आरोप लगे हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के बीच काफी जो है फासला है। ईडी इस आधार पर पूछताछ नहीं करना चाहती है कि आपकी संलिप्तता है उस मामले में। ईडी इस आधार पर पूछताछ करना चाहती है कि यदि ये तमाम मंत्री जो है ये घोटाला कर भी रहे थे तो आपकी नजर में क्या ये था ये मामला या नहीं था। और इस पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो है किनारा करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब लगातार जो है विपक्ष फंसता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पे हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो लोकसभा चुनाव को निश्चित रूप से प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी तो आम आदमी पार्टी की भूमिका में भी फर्क देखने को मिलेगा। वहीं बात करें कांग्रेस को लेकर, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में लगातार जो है एक आरोप प्रत्यारोप की पारी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस पर जो है हमला बोला है, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एक थी कांग्रेस है, तंज कसते हुए कहा है। कहीं ना कहीं इस आरोप प्रत्यारोप की एक कह सकते हैं दौर में लोकसभा चुनाव को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है इंडिया गठबंधन को। जिस तरीके से कमलनाथ ने अखिलेश को लेकर बयान दिया था, उसके बाद नतीजा ये हुआ मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा जो है प्रभावित हुए वोटर्स, और जो है कांग्रेस की एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ये आरोप प्रत्यारोप कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।